आइए आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सहवास यानी इंटीमेसी के 9 प्राचीन नियमों को समझेंगे। अक्सर लोगों को लगता है ना कि पुराने जमाने में इन विषयों पर खुलकर बात नहीं होती थी। ये सच नहीं है। ये नियम असल में इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का एक बेहद जटिल और रोचक संगम उजागर करते हैं। जैसा कि इतिहास की जानकार मधु खन्ना इस बात को पॉइंट आउट करती हैं कि प्राचीन काल में रूढ़िवाद या कंजर्वेटिव होने का जो मिथक है वो बिल्कुल गलत है। तीसरी सदी के कामसूत्र जैसे ग्रंथों में अगर हम देखें तो वहां अंतरंगता को कोई टैबू या सिर्फ वासना नहीं माना गया था, बल्कि इसे ब्रह्मांडीय इच्छा और समाज का एक बेहद पवित्र आधार माना गया था। तो हमारा पहला विषय है शरीर विज्ञान और शिक्षा। पहला नियम कहता है कि पेट को साफ रखना और शरीर में अपान वायु को शुद्ध बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि इस वायु में थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ तो कई बीमारियां हो सकती हैं और ये सीधे तौर पर प्रजनन क्षमता और शारीरिक संबंधों को प्रभावित करता है। तो मूल रूप से शरीर की आंतरिक सफाई सबसे पहली प्राथमिकता थी। अब ये दूसरा नियम काफी दिलचस्प है। महर्षि वात्स्यायन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दाम्पत्य जीवन में स्थिरता के लिए महिलाओं को अंतरंगता की औपचारिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और ये शिक्षा कौन देगा? बड़ी बहन, दाई या कोई भरोसेमंद सहेली। मतलब ज्ञान को छिपाने के बजाय एक सुरक्षित माहौल में सही मार्गदर्शन देने पर जोर था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले विषय पर, जो है ब्रह्मांडीय समय और ज्योतिष। तीसरे और 9वें नियम को अगर हम मिलाकर देखें तो प्राचीन ग्रंथ बहुत साफ चेतावनी देते हैं। अमावस्या, ग्रहण या दिन के समय इन सभी को अवॉइड करने को कहा गया था, क्योंकि इनकी अनदेखी करने से जीवन में अशांति और दुर्भाग्य आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अनुकूल ग्रहों और शुभ समय के साथ तालमेल बिठाने पर घर में शांति और समृद्धि आती है। चौथा नियम समय की पाबंदी को लेकर और भी स्पेसिफिक है। इसके मुताबिक सहवास सिर्फ रात के पहले प्रहर में ही होना चाहिए। देर रात के घंटों को अवॉइड किया जाता था, क्योंकि उसे नकारात्मक शक्तियों यानी राक्षसों का समय माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि उस वक्त की गई इंटीमेसी से थकान और बीमारियां आती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों में भी जा सकती हैं। 8वें नियम का सबसे अहम बिंदु एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन है। ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, पर प्राचीन काल में रातों को एकदम स्पष्ट रूप से तय किया गया था। जैसे कि मासिक धर्म के बाद किस सटीक रात को गर्भाधान होने पर बच्चे के क्या गुण और लक्षण होंगे। ये वाकई दिखाता है कि उस दौर की खगोलीय गणनाएं कितनी गहरी थीं। इसी ज्योतिष में एक परत और जोड़ते हैं। एक श्वास यानी ब्रीदिंग का नियम भी था। ये एक अचूक शारीरिक आवश्यकता थी कि शुभ मिलन के वक्त पुरुष की दाहिनी नाक यानी राइट नॉस्ट्रिल और स्त्री की बाईं नाक एक्टिव होनी चाहिए। ये भौतिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक परफेक्ट अलाइनमेंट में लाने का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी विषय पर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सीमाएं। 5वां नियम पूरी तरह से इन्फेक्शन को रोकने के बारे में है। यहाँ हेल्थ और हाइजीन को शारीरिक इच्छा से ऊपर रखा गया है। बीमारी या मासिक धर्म के दौरान पूरी तरह दूरी बनाए रखना और सहवास से पहले और बाद में सफाई के सख्त नियमों का पालन करना एकदम अनिवार्य था। अगर हम 7वें नियम को निष्पक्ष होकर देखें तो प्राचीन ग्रंथ आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान सहवास को मना करते हैं। इसका मुख्य कारण था अजन्मे बच्चे को किसी भी तरह के नुकसान या बीमारी से बचाना। हालांकि कुछ गिने चुने ग्रंथों में प्रेगनेंसी के शुरुआती 2-3 महीने में इसकी थोड़ी अनुमति थी, पर मुख्य फोकस हमेशा बच्चे की सुरक्षा पर ही था। 6वां नियम उन जगहों की एक सख्त लिस्ट देता है जहां ये सब पूरी तरह वर्जित था। पेड़ों के नीचे, चौराहे, अस्पताल या मंदिरों जैसी जगहों को सख्त रूप से अवॉइड करने को कहा गया था। इसके पीछे ये मजबूत मान्यता थी कि इन पवित्र और सार्वजनिक स्थानों पर ईश्वरीय ऊर्जा का वास होता है और वहां की पवित्रता बनाए रखना सबसे जरूरी है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए,
आज समाज इंटीमेसी को कितने अलग नजरिए से देखता अगर आज भी इसे सिर्फ एक क्षणिक सुख ना मानकर ब्रह्मांडीय विज्ञान, सख्त स्वच्छता और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का एक संतुलित मिश्रण बनाकर सिखाया जाता। ये नजरिया वाकई हमें इतिहास को बिल्कुल एक नए चश्मे से देखने का मौका देता है।